हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ लिया। इवेपोरेशन से रिलेटेड काफी सारे कंसेप्ट हमने डिस्कस किए थे पिछले लेक्चर्स में। अब यही इवेपोरेशन और जिसको हमने एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम प्रेसिपिटेशन के चैप्टर के रूप में पढ़ा था, तो इसी इवेपोरेशन से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आपके गेट में पूछे गए थे, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन अगर आप देखें, गेट 2015 का क्वेश्चन है, बोल रहे हैं दी एवरेज सरफेस इनफ्लो ऑफ अ रिजर्वायर इन द मंथ ऑफ जून इज 20 किलोमीटर स्क्वायर। जो रिजर्वायर है वो 20 किलोमीटर स्क्वायर एरिया का है। इन द सेम मंथ द एवरेज रेट ऑफ इनफ्लो इज 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड, द आउटफ्लो रेट इज 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड, मंथली रेनफॉल इज 10 सेंटीमीटर, मंथली सीपेज इज 1.8 सेंटीमीटर, स्टोरेज चेंज इज 16 मिलियन मीटर क्यूब। आपको बताना है इवेपोरेशन कितना हुआ है यहां पर। अब ये क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में किसी भी चैप्टर का नहीं है, किसी भी चैप्टर का नहीं है। इन द सेंस ये है कि भाई एक सीधी सी बात आपसे मैं पूछता हूं कि आपकी जेब में 100 रुपए है, ठीक है, 5-10 रुपए किसी और से आपको लेने हैं, तो ये आपके पास इनकमिंग हो गया। 100 ऑलरेडी है आपके पास, 10 रुपए और कहीं से आपको लेने हैं, ठीक है। जो देने वाली चीज है वो आपको किसी एक बंदे को 80 रुपए देना है और किसी दूसरे बंदे को 40 रुपए देना है। आपके पास आने वाला सोर्स कितना है? 100 पहले से था, 10 और आया आपके पास 110 रुपए। देना कितना है? 80 और 40 120 रुपए। तो आपकी जेब में बचा कितना? -10। आपकी जेब में बचा कितना? -10। यही सवाल है ये। भाई एक सिंपल सी बात देखिएगा कि इस क्वेश्चन में जरा डेटा को देखिए। इनफ्लो इतना पानी आ रहा है, रेनफॉल इतनी बारिश आ रही है, तो ये भी तो वही है, ये भी तो ऐड होगी ना इनफ्लो में। इतना पानी तो पहुंचने वाला पानी है। ये कौन सा 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड वाला पानी, दैट इज द इनफ्लो, और रेनफॉल 10 सेंटीमीटर। अरे भाई बारिश का पानी तो इनफ्लो ही लाएगा ना। ये दो आपके इनफ्लो हो गए। बाहर जाने वाला कौन कौन सा पानी है? आउटफ्लो 15 का, सीपेज 1.8 का, और एक होगा आपका इवेपोरेशन। ये 3 बाहर जाने वाला पानी है। तो अगर इनकमिंग में से आउटगोइंग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो स्टोरेज आ जाना चाहिए कि नहीं आ जाना चाहिए? भाई मेरे पास 100 रुपए थे और 10 रुपए और आने हैं कहीं से, 110 रुपए इनकमिंग है, आउटगोइंग है 80 रुपए किसी और को देने हैं और 20 रुपए किसी और को देने हैं, 40 रुपए किसी और को देने हैं। तो 80 + 40 120 की आउटगोइंग है। तो व्हाट इज द सेविंग? 110 की इनकमिंग, 120 की आउटगोइंग। तो 110 - 120 -10 की सेविंग हो जाएगी मेरे पास। यही तो है क्वेश्चन। 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड का पानी आया और 10 सेंटीमीटर की बारिश भी आई। ये 10 सेंटीमीटर की बारिश उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी के डिस्चार्ज को या उस वाटर बॉडी के पानी के क्वांटिटी को रेज करेगी। ये इनकमिंग सोर्स हो गए। आउटगोइंग क्या क्या है? साफ साफ बोल रहा, आउटफ्लो रेट इज 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इतना पानी जा रहा है, प्लस 1.8 सेंटीमीटर का सीपेज है, ये भी तो जाने वाला पानी है। और उसके अलावा एक और जाने वाला पानी होगा आपका इवेपोरेशन यहां पर। तो आने वाली दो चीजें हैं, इनफ्लो रेट 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड का एंड रेनफॉल 10 सेंटीमीटर की। जाने वाला पानी है आउटफ्लो रेट 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड, सीपेज 1.8 सेंटीमीटर, और इवेपोरेशन जो हमको कैलकुलेट करना है। तो इनकमिंग माइनस आउटगोइंग मिल जाना चाहिए मुझे, दैट इज योर स्टोरेज या सेविंग, है ना। बस अब आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, यूनिट्स को कन्वर्ट करना है। ये जो जून मंथ लिखा है ये ऐसे ही नहीं लिखा है। अगर यहां पे मंथ का नाम दिया हुआ है तो इसके पीछे भी कुछ कहानी है। 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब जरा देखिएगा क्वेश्चन को। मैं अभी इनकमिंग की बात करता हूं, सारी इनकमिंग सोर्सेस की बात करता हूं। इनकमिंग क्या क्या है मेरे पास? पहला तो है दैट इज द इनफ्लो रेट, दैट इज 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड का।
इनफ्लो रेट इज 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड। एक सेकेंड में 10 मीटर क्यूब का पानी आ रहा है। हम बात कर रहे हैं जून के महीने की। जून का महीना मतलब 30 दिन। जून में 30 दिन होते हैं ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून में 30 दिन। तो 30 दिन में कितने सेकेंड्स होंगे? 30 दिन में इतने घंटे, में इतने मिनट, में इतने सेकेंड्स। बोलो भाई। 30 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, यही तो होगा। दिस विल बी द टोटल ड्यूरेशन ऑफ जून मंथ। अगर मैं सेकेंड्स में कन्वर्ट करूं जून मंथ को, तो 30 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 बराबर का ड्यूरेशन आएगा जून मंथ का। एक सेकेंड में 10 मीटर क्यूब का पानी आ रहा है, तो पूरे जून महीने में कितना पानी आएगा? 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड का पानी। और जून मंथ में इतने सेकेंड्स रहेंगे। 60 इंटू 24, भाई 30 दिन का, जून का महीना 30 दिन, 30 दिन में इंटू 24 घंटे, में इंटू 60 मिनट्स, में इंटू 60 सेकेंड्स। तो एक सेकेंड में अगर 10 मीटर क्यूब का पानी आ रहा है, तो जून मंथ में जो पानी आएगा, बोलिए टोटल ये रहेगा कि नहीं? The total water of the June month will be 10 meter cube per second into 30 into 24 into 60 into 60। यही रहेगा जून मंथ का इनफ्लो। इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करिए जरा। तो इट इज 10 इंटू 30 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। It is 2592000000 25920000 मीटर क्यूब। इतना डिस्चार्ज पहुंच रहा है जून के महीने में उस वाटर बॉडी के अंदर में। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना आपको। द रेट ऑफ इनफ्लो इज 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अरे भाई एक सेकेंड में 10 मीटर क्यूब का पानी, तो पूरे जून महीने में कितना पानी? सिंपल मैथमेटिक्स कर दिया अपन ने। और यह पानी कितने एरिया में पहुंच रहा है? द एवरेज सरफेस फ्लो ऑफ द रिजर्वायर इन द मंथ ऑफ जून इज 20 किलोमीटर स्क्वायर। ये जो रिजर्वायर है आपका, इस रिजर्वायर का एरिया देखिए 20 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है। तो इतने मीटर क्यूब का पानी 20 किलोमीटर स्क्वायर के वाटर बॉडी में पहुंच रहा है। This is the volume of the water which is reaching in that particular reservoir, which is having an area of 20 kilometer square. क्लियर है कि नहीं? तो इतने मीटर क्यूब का पानी अगर 20 किलोमीटर स्क्वायर में पहुंच रहा है, तो पानी का लेवल कितना चेंज हुआ होगा ये बता सकता हूं कि नहीं मैं? कैसे? That is 2592000000 मीटर क्यूब कितने एरिया में पहुंच रहा था भाई? 20 किलोमीटर स्क्वायर में। तो 20 इंटू 10⁶ मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम को अगर एरिया से डिवाइड कर दूंगा तो लेवल मिल जाएगा कि नहीं? डेप्थ मिल जाएगी कि नहीं मुझे? तो कर दीजिए। तो 25920000 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10⁶, it is 1.296। 1.296 मीटर का पानी तो इनफ्लो के कारण उस रिजर्वायर में बढ़ गया होगा। बोलते चलिएगा भाई। देखिए एकदम बड़ा ही बेसिक सा सवाल है। इसमें हाइड्रोलॉजी का तो कोई कंसेप्ट नहीं यूज हो रहा है। इसमें तो सिंपल एक आपका बेसिक आईक्यू लेवल टेस्ट हो रहा है कि कितना आया, कितना गया, आया माइनस गया इज इक्वल टू सेविंग। खत्म बात। तो आया किस हिसाब से? 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड के हिसाब से। क्योंकि जून महीने की बात हो रही थी, तो पर जून महीने का टोटल ड्यूरेशन मैंने कैलकुलेट कर लिया। तो इतना वॉल्यूम का पानी वहां पर आया। इतने वॉल्यूम का पानी कितने एरिया में आया? इतने एरिया में आया। तो उस रिजर्वायर में वाटर लेवल 1.296 मीटर का चेंज हुआ होगा ड्यू टू दिस इनफ्लो रेट।
इनफ्लो रेट के कारण जो पानी का लेवल चेंज हुआ होगा वो इतना रहा होगा। तो ये मेरा पहला हो गया। और कहां से पानी आया है भाई? और दूसरा पानी आया है रेनफॉल से। कितनी? 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मीटर। ये भी तो इनकमिंग है, ये भी तो इनकमिंग हो गया। तो एक इनकमिंग मेरे पास हुआ 1.296 मीटर और एक इनकमिंग मेरे पास हुआ 0.1 मीटर का। तो टोटल इनकमिंग निकाल लेता हूं मैं। टोटल इनकमिंग 1.296 मीटर प्लस 0.1 मीटर। 1.296 plus 0.1, it is 1.396 मीटर। ये मेरा टोटल इनकमिंग हो गया। बोलो भाई, यहां तक आई होप एकदम क्लियर हो गई बात। टोटल इनकमिंग आने के बाद मैं बात करूंगा टोटल आउटगोइंग की। अब मैं बात करने वाला हूं टोटल आउटगोइंग की। नाउ विल डिस्कस टोटल आउटगोइंग। अब टोटल आउटगोइंग में देखें भाई, क्वेश्चन में द आउटफ्लो रेट इज 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड, द मंथली सीपेज इज 1.8 सेंटीमीटर। सीपेज भी तो आउटगोइंग है। सीपेज कितना है? 1.8 सेंटीमीटर का, और आउटफ्लो रेट है 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड का। तो सबसे पहले मैंने निकाला आउटफ्लो रेट, दैट इज 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड। जून महीने की बात हो रही थी, तो 15 इंटू 30 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 मीटर क्यूब, 15 इंटू 30 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, 3888000। 3888000 मीटर क्यूब। कितने एरिया में ये पानी आया था? 20 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में। 3888000 अपॉन द एरिया, दैट इज 20 इंटू 10⁶। 20 किलोमीटर स्क्वायर, उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा तो 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10⁶, यह आ जाता है 1.944। 1.944 मीटर इज द आउटफ्लो। लेकिन सिर्फ यही पानी नहीं जा रहा था, पानी तो सीपेज में भी जा रहा था, दैट इज 1.8 सेंटीमीटर, दैट इज 0.018 मीटर। एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं सबको मैं। तो सीपेज है 0.018 मीटर और एक इवेपोरेशन में जा रहा है जो मुझे कैलकुलेट करना है। चलिए मैं उसको कह दे रहा हूं ई के बराबर। यही तो मुझे कैलकुलेट करना है। ये भी तो आउटगोइंग होगा, इवेपोरेशन भी तो आउटगोइंग होगा। तो मेरे पास टोटल आउटगोइंग भी आ गया भाई, इनकमिंग टोटल आ गया, आउटगोइंग टोटल आ गया। इनकमिंग माइनस आउटगोइंग करूंगा तो स्टोरेज मिल जाएगा मुझे। तो भाई टोटल इनकमिंग माइनस टोटल आउटगोइंग इज इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज। कितना आया माइनस कितना गया, ये आपको क्या दे देगा? स्टोरेज में कितना चेंज हुआ। चलिए भाई, टोटल इनकमिंग कितना आया मेरे पास? टोटल इनकमिंग इज 1.396, 1.396 माइनस टोटल आउटगोइंग देखें भाई 1.944, 0.018 और ई
1.944 प्लस 0.018 प्लस E इज इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज। जरा चेंज इन स्टोरेज पे भी नजर डाल लेते हैं। द स्टोरेज चेंज इज 16 मिलियन मीटर क्यूब। मिलियन मतलब 10⁶। तो द स्टोरेज चेंज इज 16 मिलियन मीटर क्यूब। वॉल्यूम दे रखा है 16 मिलियन मीटर क्यूब, लेकिन क्योंकि यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में सारी यूनिट्स डेप्थ की चल रही हैं, तो इसको भी मैं एरिया से डिवाइड कर दूं। इसको भी मैं एरिया से डिवाइड कर दूं। अब क्या बचा भाई इस क्वेश्चन में? अब क्या ही बचा इस क्वेश्चन में? सिंपली यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ E। तो कर दो भाई। 1.396 माइनस 1.944 माइनस 0.018 माइनस E इज इक्वल टू 10⁶ से 10⁶ कैंसिल हो जाएगा। हाँ, आप गलती समझो। चेंज इन स्टोरेज, चेंज इन स्टोरेज। जरा एक सीधी सिंपल सी बात बताएंगे भाई। यहां पर इनकमिंग कितना था? 10 का, आउटगोइंग है 15 का, आने थे 110 रुपए, जाने हैं 120 रुपए, जेब में कितना बचेगा? -10। तो यहां पर माइनस का साइन लगाना। अरे इनकमिंग कम है ना, 10 मीटर क्यूब पर सेकेंड का पानी आ रहा है और जा रहा है 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड का, तो जेब में पैसा नहीं बचेगा, माइनस में बचेगा पैसा, तो माइनस हो जाएगा। तो 16 डिवाइडेड बाय 20 इट इज -0.8। खत्म। सॉल्व कर दीजिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ E। तो देखिए भाई 1.396 प्लस 0.8 माइनस 1.944 माइनस 0.018। So the value of E is coming out to be 0.234 meter, or you can say it as 23.4 centimeter. The evaporation is 23.4 centimeter. इतना डेप्थ का पानी इवेपोरेट भी हुआ है वहां से, एंड दिस इज योर आंसर। ये हो गया आपका आंसर। आई होप क्वेश्चन क्लियर हुआ। तो द करेक्ट आंसर कौन सा मैच कर रहा भाई? द इवेपोरेशन सेंटीमीटर इन दैट मंथ, डी ऑप्शन, 23.4 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस पूरे क्वेश्चन को अगर आप देखें तो मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन को देख के आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस क्वेश्चन में हाइड्रोलॉजी का क्या कंसेप्ट यूज हुआ। यहां पे तो सिंपल सी बात हुई कि भाई कितना आया माइनस कितना गया विल गिव यू सेविंग्स या स्टोरेज। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्टेन मंथ द evapotranspiration at a location is 6 mm per day. If the crop coefficient and soil coefficient are 1.2 and 0.8 respectively, the actual evapotranspiration will be equal to। देखिए ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने, देखिए इवेपोट्रांसपिरेशन क्या होता है वो पढ़ा है, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन क्या होता है वो पढ़ा है, एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन क्या होता है ये पढ़ा है, और ये भी पढ़ा है हमने कि एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन से के बराबर रहेगा या उससे कम ही रहेगा, ज्यादा तो नहीं हो सकता। तो ये जो वैल्यू आपको दी है दिस इज एक्चुअली द पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन, और वो आपसे पूछ रहा है एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन। दिस इज एक्चुअली योर पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन, और आपसे वो पूछ रहा है एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन। ये बात तो तय है, ये बात तो कंफर्म है कि जो एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन होगा दैट विल बी ऑलवेज लेस देन द पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। ज्यादा से ज्यादा एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन पोटेंशियल के बराबर हो सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं होगा।
तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कोई भी कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप सिंपल सा एक थंब रूल याद रख लीजिएगा कि एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन विल बी इक्वल टू, जितने भी कोएफिशिएंट्स आपको दिए जाए क्वेश्चन में, जितने भी कोएफिशिएंट्स दिए जाएं, उन सारे कोएफिशिएंट्स का मल्टीप्लिकेशन इनटू पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। जैसे यहां पर क्रॉप कोएफिशिएंट और सॉइल कोएफिशिएंट दिया, इसमें उलझने की जरूरत नहीं है आपको। ये क्रॉप कोएफिशिएंट और सॉइल कोएफिशिएंट, दैट इज बेसिकली सम कोएफिशिएंट्स रिलेटेड टू द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप एंड रिलेटेड टू द टाइप ऑफ द सॉइल। उससे आपको कोई लेना देना नहीं भाई। जैसे ब्लैक कॉटन सॉइल है तो उसका सॉइल कोएफिशिएंट कुछ अलग होगा, येलो सॉइल का क्रॉप सॉइल कोएफिशिएंट कुछ अलग होगा। जो क्रॉप वहां पर है, मान लीजिए वीट मतलब खरीफ क्रॉप है कोई सा, या रबी का क्रॉप है, या शुगर केन है, कोई सा भी क्रॉप है, हर क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो उसी प्रकार क्योंकि हर क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, इसी कारण हर क्रॉप का एक कोएफिशिएंट डिफाइन कर दिया जाता है। उसके पीछे एज अ सिविल इंजीनियर हमको ज्यादा नहीं सोचना है, लेकिन क्या है जो बात वो मैंने आपको बता दी कि अलग अलग सॉइल में से पानी को यूज करेगा प्लांट। भाई ब्लैक कॉटन सॉइल में भी गेहूं की खेती होती है, येलो सॉइल में भी गेहूं की खेती होती है, एग्जांपल ले रहा हूं। तो दोनों सॉइल का नेचर अलग है, ब्लैक कॉटन सॉइल और येलो सॉइल, दोनों सॉइल का नेचर अलग है। तो कहीं ना कहीं उस सॉइल से जो पानी एक्सट्रैक्ट करेगा क्रॉप, वो भी अलग तरीके से करेगा। उस सॉइल से पानी जो एटमॉस्फेयर पे जाएगा इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन के रूप में, वो भी अलग तरीके से जाएगा। ब्लैक कॉटन सॉइल में इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन का तरीका अलग होगा, येलो सॉइल में इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन का तरीका अलग होगा। ब्लैक कॉटन सॉइल में अगर मैंने गेहूं की खेती करी है तो वो गेहूं ब्लैक कॉटन सॉइल में अलग तरीके से ग्रोथ पैटर्न दिखाएगा, अपना अलग तरीके का ट्रांसपिरेशन दिखाएगा। येलो सॉइल में गेहूं की खेती हुई है तो येलो सॉइल में गेहूं अलग तरीके का ट्रांसपिरेशन पैटर्न दिखाएगा। उसके हिसाब से क्रॉप कोएफिशिएंट, सॉइल कोएफिशिएंट डिफाइन होता है। और भी अगर कोई कोएफिशिएंट वो आपको लिख के दे दे तो आपको तो सिंपली ये करना है, जितने भी कोएफिशिएंट्स लिख के दे उन सारे कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई पीईटी से कर दीजिएगा, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एईटी। तो इन दिस केस एईटी विल बी इक्वल टू, कौन कौन से कोएफिशिएंट दे रखे हैं मुझे, क्रॉप कोएफिशिएंट, सॉइल कोएफिशिएंट, तो C1 और C2 है मेरे पास। और भी कोई दे देता तो तीसरा कोएफिशिएंट भी इंट्रोड्यूस कर देते, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो इट विल बी 1.2 इंटू 0.8, ये तो दो कोएफिशिएंट्स हो गए, इंटू द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन दैट इज 6। तो 1.2 इंटू 0.8 इंटू 6 दैट इज 5.76। तो AET इज 5.76 mm per day. Answer is A option. The value of actual evapotranspiration will be 5.76 mm per day. खत्म कहानी, that's it. Clear भाई? I hope this must be clear to everyone. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन, थियोरेटिकल क्वेश्चन, गेट 2013 में पूछा गया था आपसे। क्वेश्चन बोल रहा है एन आइसोहाइट इज अ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ, मैंने कल भी पिछले लेक्चर में जब आपसे आइसोहाइटल मेथड की बात कर रहा था तो उस आइसोहाइटल मेथड को पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोहाइट। जैसे कंटूर लाइंस होती हैं वैसे ही आइसोहाइट्स होती हैं। कंटूर लाइंस वो इमेजिनरी लाइंस थी जो ज्वाइन करती थी पॉइंट्स ऑफ सेम RL, सेम एलिवेशन। उसी प्रकार आइसोहाइट्स होती हैं इमेजिनरी लाइन विच जॉइंस द पॉइंट ऑफ सेम रेनफॉल डेप्थ। सो द आंसर विल बी सी ऑप्शन, दैट इज इक्वल रेनफॉल डेप्थ। तो आइसोहाइट इज द लाइन, इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ सेम रेनफॉल डेप्थ। क्लियर? क्वेश्चन हमने ये आइसोहाइट्स हमने डिस्कस किया था जब हम आइसोहाइटल मेथड पढ़ रहे थे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द एवरेज रेनफॉल
तो मैंने वहां पर आपको आइसोहाइट्स का मतलब बताया था। कुछ इस तरीके से हमने आइसोहाइट्स का डायग्राम बनाया था कि ये सपोज करिए मेरा कोई एक एरिया है, इस एरिया में वी हैव ड्रॉन सर्टेन आइसोहाइट्स, ये आपकी आइसोहाइट्स बनी थी कुछ ऐसी, है ना, ये आपकी आइसोहाइट्स बनी थी कि भाई ये वाली जो आइसोहाइट नंबर 1 है, इस आइसोहाइट के किसी भी पॉइंट पर अगर आप रेनफॉल की वैल्यू देखोगे तो वो सेम आएगी, लेट अस से इट इज P1। ये आइसोहाइट नंबर 2 है, इस येलो लाइन के अलोंग किसी भी पॉइंट पर अगर आप रेनफॉल की वैल्यू देखोगे तो वो सेम आएगी, दैट इज P2। ऐसे ही इस पे P3, ऐसे ही P4, ऐसे ही P5। तो ये जो येलो कलर की लाइंस है, दे आर एक्चुअली द आइसोहाइट्स एंड दे आर द इमेजिनरी लाइन विच जॉइन द पॉइंट्स ऑफ सेम रेनफॉल डेप्थ। सो द आंसर विल बी योर सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द रेशियो ऑफ एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन टू पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन इज इन द रेंज ऑफ। एक या दो लेक्चर पहले जब मैंने आपको ट्रांसपिरेशन के बारे में बताया था तो मैंने वहां पर आपको एईटी और पीईटी के बारे में डिस्कस किया था। दोनों इवेपोट्रांसपिरेशन है, लेकिन पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन कब होता है? व्हेन सफिशिएंट मॉइस्चर इज अवेलेबल इन द सॉइल। द इवेपोट्रांसपिरेशन व्हेन द सफिशिएंट मॉइस्चर इज अवेलेबल इन द सॉइल इज नोन एज पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन, एंड द इवेपोट्रांसपिरेशन व्हेन सफिशिएंट मॉइस्चर इज नॉट अवेलेबल इन द सॉइल देन इट इज नोन एज एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन। और यहां पर हमने डिस्कस किया था कि पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन। पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन हमेशा एक्चुअल से ज्यादा होगा या बराबर होगा। तो यहां से अगर मैं बात करूं कि भाई पीईटी अपॉन एईटी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एईटी अपॉन पीईटी विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू 1। मतलब एईटी और पीईटी का रेशो, ऐसा बोल सकते हैं, नेगेटिव तो नहीं होगा ना भाई कभी। 1 से कम है लेकिन नेगेटिव तो नहीं होगा ना। अरे इवेपोट्रांसपिरेशन नेगेटिव थोड़ी हो सकता है ना बेटा, वो तो मिनिमम क्या होगा? 0 होगा रेशियो। भाई एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन 0 ही हो गया, मिट्टी सूखी पड़ी हुई है, पौधा सूख गया आपका पूरा, काहे का इवेपोट्रांसपिरेशन होगा उस केस में? तो एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन 0 हो सकता है। खतरनाक गर्मी पड़ रही है, पानी नहीं है कहीं पर, मिट्टी पूरी तरीके से सूख गई, पौधा पूरी तरीके से सूख गया। अरे जब कोई जिंदा ही नहीं बचा तो पानी कहां से यूज करेगा? पानी को यूज करने के लिए जिंदगी होना जरूरी है ना भाई। पौधा ही मर चुका है, मिट्टी ही सूख चुकी है, तो काय का इवेपोट्रांसपिरेशन? उस केस में 0। क्लियर है ना? तो एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन और पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन का रेशियो 0 से मैक्सिमम 1 तक जा सकता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी C option, that is between 0 to 1. Clear to everyone? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा इन द सेंस गलती हो सकती है इसमें, और बहुतों ने गलतियां करी हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जरा देखें क्वेश्चन। द इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल एंड द टाइम इंटरवल ऑफ अ टिपिकल स्टॉर्म आर। स्टॉर्म बोले तो रेनफॉल है ना, कई जगह पर स्टॉर्म लिखा मिलेगा आपको तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा, दैट इज नथिंग बट रेनफॉल। द इंटेंसिटी ऑफ द रेनफॉल एंड द टाइम इंटरवल आर। पहले 10 मिनट में जो इंटेंसिटी थी दैट वाज 0.7 mm पर मिनट। पर मिनट में दे रहा है इंटेंसिटी, ठीक है, हमको क्या ही फर्क पड़ रहा है। पहले 10 मिनट में, ये टाइम इंटरवल देखिए मिनट्स में दे रखा है और इंटेंसिटी भी आपको mm पर मिनट में दे रखी है। पहले 10 मिनट में जो इंटेंसिटी थी वो थी 0.7 mm पर मिनट। ऐसे ही फिर अगले 10 मिनट में 1.1, फिर 2.2, 1.5, 1.2, 1.3, 0.9 और 0.4। द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ अ रेनफॉल फॉर 20 मिनट ड्यूरेशन। 20 मिनट के ड्यूरेशन के लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी रही होगी? 10-10 मिनट के ड्यूरेशन की इंटेंसिटी दी है। वो बोल रहा है कि अगर 20 मिनट की बारिश होती तो उस 20 मिनट की बारिश में मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होती? 20 मिनट की बारिश में मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी, ये पूछा है आपसे। 20-20 मिनट की बारिश को अगर मैं देखूं तो पेयरिंग करिए जरा।
पहले 20 मिनट की कंसेक्यूटिव वाले 20 मिनट लीजिएगा, तो पहले 20 मिनट में ये वाला देखिए, पेयर बनाते चलिए, 0.7 प्लस 1.1 दैट इज 1.8 mm पर 2 मिनट हो जाएगा कि नहीं? अरे mm पर मिनट था बेटा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 20 मिनट में पर 2 मिनट की इंटेंसिटी आएगी कि नहीं आएगी? उसी प्रकार दूसरा सेट बनाइए, 1.1 प्लस 2.2 mm पर 2 मिनट, फिर 2.2 प्लस 1.5 mm पर 2 मिनट, 1.5 प्लस 1.2 mm पर 2 मिनट, 1.2 प्लस 1.3 mm पर 2 मिनट। तो अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम तो बेटा ये मिल रहा होगा ना। कंसेक्यूटिव वाली इंटेंसिटीज को ऐड करते जाइए तो मैक्सिमम तो यहीं से मिलेगा, 2.2 प्लस 1.5, 2.2 प्लस 1.5 mm पर 2 मिनट, दैट इज 3.7 mm पर 2 मिनट। दैट इज 1.85 mm पर मिनट, 1.85 mm per minute will be the maximum intensity of 20 minute rainfall। चाहे तो आप हाइटोग्राफ बना के भी कर सकते हो, लेकिन क्यों बनाना हाइटोग्राफ? अगर कोई चीज आसानी से सॉल्व हो सकती है तो उस चीज को कठिन क्यों बनाया जाए? समझ रहे हैं बात को? भाई मुझसे क्या पूछा था इसमें? मुझसे पूछा था मैक्सिमम इंटेंसिटी फॉर 20 मिनट ड्यूरेशन कितनी होगी। यहां पर मुझे 10-10 मिनट के ड्यूरेशन दे रखे हैं, मुझे 20 मिनट के ड्यूरेशन की बारिश की इंटेंसिटी पूछ रहा है वो। तो भाई 20 मिनट के बारिश के ड्यूरेशन की इंटेंसिटी के लिए मैंने 20-20 मिनट की पेयरिंग कर ली। मैंने क्या किया? 20-20 मिनट की पेयरिंग कर ली। तो 20-20 मिनट की पेयरिंग कैसे होगी जरा देखिएगा। पहला पेयर बनेगा 20 मिनट का ये, दूसरा पेयर बनेगा 20 मिनट का ये, तीसरा पेयर बनेगा 20 मिनट का ये, चौथा पेयर 20 मिनट का बनेगा ये, पांचवा पेयर 20 मिनट का बनेगा ये, नेक्स्ट पेयर जो 20 मिनट का बनेगा वो बनेगा ये, और उसके बाद का नेक्स्ट 20 मिनट का जो पेयर बनेगा वो बनेगा ये। यही तो पेयरिंग हो रही है। अलग अलग कलर से मैंने आपको पेयरिंग दिखा दी, तो भाई बस देख लीजिए कौन सी पेयरिंग मैक्सिमम वैल्यू दे रही है। तो आप देखिए 0.7 प्लस 1.1 1.8 होता है, 1.1 प्लस 2.2 3.3 होता है, 2.2 प्लस 1.5 3.7 होता है, 1.5 प्लस 1.2 2.7 होगा, 1.2 प्लस 1.3 2.5 होगा, 1.3 प्लस 0.9 2.2 होगा, 0.9 प्लस 0.4 1.3 होगा। तो मैक्सिमम वाला तो यही मिल रहा है भैया। कौन सा वाला मैक्सिमम मिल रहा है मुझे? यही तो मैक्सिमम मिल रहा है, ये जो ग्रीन कलर से, दिस इज द मैक्सिमम। लेकिन अगर आपने सीधे बेटा 2.2 प्लस 1.5 करके डी ऑप्शन पे आंसर लगा के आ गए तो गलत हो जाएगा। अरे 2.2 mm पर मिनट था, एक मिनट में 2.2, अगले एक मिनट में 1.5, तो 2 मिनट में 3.7, तो एक मिनट में कितना? 1.85। तो द करेक्ट आंसर विल बी 1.85 mm पर मिनट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। लाइसीमीटर एंड टेंसियोमीटर आर यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ। अब आप बोलोगे ये तो पढ़ा ही नहीं, ये आपके लिए है भी नहीं, टेंसियोमीटर आपके लिए है भी नहीं, हमारे लिए तो लाइसीमीटर। लाइसीमीटर किसके लिए यूज होता है? इवेपोट्रांसपिरेशन के लिए। तो लाइसीमीटर के ऑप्शन देखिए, कैपिलरी, इवेपोट्रांसपिरेशन, वेलोसिटी, वेलोसिटी, बी ऑप्शन। बहुत पुराना सवाल है, अब नहीं पूछते इस टाइप के क्वेश्चन। तो लाइसीमीटर इवेपोट्रांसपिरेशन के लिए यूज होता है, तो एक ही ऑप्शन था, एंड टेंसियोमीटर विल बी यूज्ड फॉर कैपिलरी पोटेंशियल। क्लियर?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। A lysimeter is used for the measurement of, अभी पढ़ा हमने, that is evapotranspiration। इवेपोरेशन के लिए नहीं, लाइसीमीटर यूज होता है इवेपोट्रांसपिरेशन के लिए। बकायदा मैंने जब ट्रांसपिरेशन आपको पढ़ाया था, AET PET पढ़ाया था, तो मैंने आपको बोला था द इंस्ट्रूमेंट बाय विच यू कैन कैलकुलेट AET एंड PET इज एक्चुअली नोन एज लाइसीमीटर। तो लाइसीमीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके बेस पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं इवेपोट्रांसपिरेशन की वैल्यू। तो द आंसर विल बी योर सी ऑप्शन। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। In a catchment area, there are 4 rain gauge stations P, Q, R, S. The normal annual precipitation values of these stations are 780, 850, 920 and 980. PQRS की नॉर्मल प्रेसिपिटेशन वैल्यूज आपको दे रखी हैं, मतलब नॉर्मल रेनफॉल वैल्यूज NP, NQ, NR, NS। NP 780 mm, NQ 850 mm, NR 920 mm और NS 980 mm। In the year 2013, QRS were operative but P was not। 2013 में QRS काम कर रहे थे लेकिन P काम नहीं कर रहा था। आई होप आप पहुंच गए होंगे उस वाले जोन में, आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कहां का है ये। हम जब मिसिंग रेनफॉल डेटा की बात करते थे तो मिसिंग रेनफॉल डेटा ही का तो क्वेश्चन है ये। तो 2013 में QRS तो काम कर रहा था लेकिन P काम नहीं कर रहा था। चलिए इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले इसमें कौन सा केस एप्लीकेबल होगा जरा ये दिमाग लगा लीजिए। क्या पहला वाला केस कि नॉर्मल रेनफॉल वैल्यूज आर विद इन ±10%, या फिर दूसरा वाला केस व्हेन द नॉर्मल रेनफॉल वैल्यूज आर नॉट विद इन ±10%। पहले इसको दिमाग में बना लो। स्टेशन P काम नहीं कर रहा था, QRS काम कर रहा था, तो स्टेशन P की बारिश को, नॉर्मल बारिश को रेफरेंस मान के इन 3 वैल्यूज को देखूंगा तो साफ साफ दिख रहा है ±10% की रेंज में नहीं है। अरे इसके लिए आपको अलग से कैलकुलेटर नहीं चलाना है, ये तो जनरली पता किया जा सकता है ना भाई। अरे 780 का 10% कितना होगा? 78। तो 780 प्लस 78, 780 माइनस 78 के बीच में ये वैल्यूज हैं क्या? नहीं है। तो नॉर्मल रेनफॉल वैल्यूज आर नॉट विद इन ±10% रेंज। तो सेकेंड वाला केस बनना है यहां पे। ठीक है, आगे बढ़िए। यूजिंग द नॉर्मल रेशियो मेथड, वही जो मेथड हम पढ़ते हैं, दैट इज नोन एज द नॉर्मल रेशियो मेथड, द प्रेसिपिटेशन एट स्टेशन P फॉर द ईयर 2013 हैज बीन एस्टिमेटेड एज 860। स्टेशन P काम नहीं कर रहा था, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। 2013 में QRS काम कर रहा था लेकिन स्टेशन P काम नहीं कर रहा था। चलिए स्टेशन P काम नहीं कर रहा था तो एक काम कर लेते हैं, पहले अपन फॉर्मूला बना लेते हैं। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? PP अपॉन NP विल बी इक्वल टू 1/3 PQ अपॉन NQ प्लस PR अपॉन NR प्लस PS अपॉन NS। यही फॉर्मूला रहेगा। अरे हम P1 P2 P3 P4 N1 N2 N3 N4 में बात करते थे, यहां पर PQRS में बात कर रहा, क्या ही फर्क पड़ रहा है। तो PP अपॉन NP, क्योंकि P स्टेशन इनऑपरेटिव था, तो PP अपॉन NP विल बी इक्वल टू 1/3 PQ अपॉन NQ प्लस PR अपॉन NR प्लस PS अपॉन NS। यही ना बनेगा फॉर्मूला। अब आगे बढ़िए, आगे क्या बोल रहा है कि स्टेशन P ने काम नहीं किया था, तो मैंने नॉर्मल रेशियो मेथड, ये नॉर्मल रेशियो मेथड का फॉर्मूला, नॉर्मल रेशियो मेथड के बेस पर मैंने स्टेशन P की बारिश निकाल दी 860 mm। नॉर्मल रेशियो मेथड यूज करके मैंने स्टेशन P की बारिश निकाल दी 860 mm की। इफ द ऑब्जर्व्ड प्रेसिपिटेशन एट Q एंड R फॉर द ईयर 2013 आर 930 एंड 1010 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द ऑब्जर्व्ड प्रेसिपिटेशन एट स्टेशन S फॉर द ईयर। खत्म है क्वेश्चन, क्या ही है बताओ इसमें। स्टेशन P की बारिश 2013 की दे दी है 860, ये निकाल ली है इन्होंने, डिवाइडेड बाय NP
एनपी देखें भाई, एनपी है 780 डिवाइडेड बाय 780 इज इक्वल टू 1/3। आ जाइए इस पे, स्टेशन एस की बारिश पूछ रहा है, पी क्यू कितना है, व्हाट इज पी क्यू, क्यू है 930 और आर है 1010, 930 और 1010, 930 एन क्यू एन आर एन एस आपको दे रखा है क्वेश्चन में, एन क्यू एन आर एन एस 850 920 980, 850 920 980, 850 920 980, खत्म। नाउ सिंपली यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पीएस, पीएस निकालना है आपको। अब तो कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा दिया, जनरली हमको राइट हैंड साइड की सारी वैल्यूज देके लेफ्ट हैंड साइड की ये वैल्यू कैलकुलेट करने को बोला जाता है जनरली, लेकिन यहां पर इन्होंने क्वेश्चन में क्या घुमाया, तभी तो 2 नंबर का पूछा था। यहां पर इन्होंने क्या घुमाया, इन्होंने कहा कि भाई हमने इस फॉर्मूले को यूज करके पीपी निकाल लिया, तो पूछ रहा है स्टेशन एस की बारिश बताओ कितनी होगी। कर लीजिए, खत्म कहानी। करिए 860 डिवाइडेड बाय 780, तो लेफ्ट हैंड साइड बन के तैयार हो गया आपका 1.102 इज इक्वल टू, इस साइड जितना सॉल्व कर सकते उतना सॉल्व कर लीजिए, 930 डिवाइडेड बाय 850 ब्रैकेट के अंदर जो चीज आ रही है वो आ रही है 1.094 प्लस 1010 बाय 920, 1010 डिवाइडेड बाय 920 ये आ रहा है 1.097 प्लस इस पूरे को मैं अभी x कह दे रहा हूं। कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान दिखने लगेगा, दैट्स इट। PS अपॉन 980 को मैंने x लिख दिया, इस साइड ये बाकी तो सॉल्व कर सकते हैं, करो भाई। तो 3 को इस साइड ले जाइए, तो 1.102 इंटू 3 ये बन रहा है मेरे पास इस साइड 3.306 माइनस 1.094 माइनस 1.097 इज इक्वल टू x। कर दो भाई, 3.306 माइनस 1.094 minus 1.097, so the value of x is coming out to be 1.115. The value of x is coming out to be 1.115. ये एंटर करके मत आ जाना एग्जाम में, ये x नहीं निकालना था, मुझे PS निकालना है। तो x क्या है, PS अपॉन 980, x is PS अपॉन 980 and the value of x is coming out to be 1.115 is equal to PS upon 980. तो PS will come out to be 1.115 into 980 into 980 किया तो ये आ जाता है भाई 1092.7, 1092.7 mm is the answer. स्टेशन एस में ईयर 2013 में जो रेनफॉल हुई रही होगी दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 1092.7 mm। किसमें पूछा था आपसे, वो देख लीजिए, mm में पूछा था। सो द करेक्ट आंसर विल बी 1092.7 mm। दिस विल बी द आंसर। क्लियर। 2015 में 2 नंबर का क्वेश्चन था, ये 2 नंबर लायक तो था ही, इतना कैलकुलेशन है तो 2 नंबर से कम में क्या ही पूछेगा वो। बाकी देखिए क्वेश्चन वही है जो कंसेप्ट हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था, इसमें कुछ भी नया नहीं पूछा है आप, सीधा सिंपल सी जो, हाँ बस घुमाया क्या है, हम जनरली राइट हैंड साइड की वैल्यूज हमारे पास होती थी, लेफ्ट हैंड साइड निकालना रहता था, इन्होंने लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू देके राइट हैंड साइड की एक वैल्यू पूछ ली। क्या फर्क पड़ रहा है, इफ यू नो द फॉर्मूला, इफ यू नो द इक्वेशन, यू कैन कैलकुलेट एनी वैल्यू फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इक्वेशन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा देखिएगा। द प्लान एरिया ऑफ द रिजर्वायर इज 1 किलोमीटर स्क्वायर
कोई एक रिजर्वायर है जिसका प्लान एरिया मतलब ऊपर से जो एरिया दिख रहा है दैट इज 1 किलोमीटर स्क्वायर का। द वाटर लेवल इन द रिजर्वायर इज ऑब्जर्व टू डिक्लाइन बाय 20 सेंटीमीटर इन अ सर्टेन पीरियड। अभी फिलहाल में वाटर लेवल ये था, कुछ पीरियड के बाद ये वाटर लेवल नीचे आ गया, कितने से? 20 सेंटीमीटर से। ये जो डिफरेंस आप देख रहे हो ये कितना है? 20 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर स्क्वायर का रिजर्वायर है। प्लान बता रहा है, प्लान एरिया मतलब ऊपर से जो आपको एरिया दिख रहा है दैट इज 1 किलोमीटर स्क्वायर। इसमें पहले पानी का लेवल ये था, किसी कारणवश द रिजर्वायर इज ऑब्जर्व टू डिक्लाइन बोले तो नीचे आ गया, ये वाटर लेवल 20 सेंटीमीटर से नीचे आ गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड द रिजर्वायर रिसीव्स अ इनफ्लो ऑफ 10 हेक्टेयर मीटर एंड 20 हेक्टेयर मीटर आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिजर्वायर फॉर इरिगेशन एंड पावर। ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसा पहला क्वेश्चन आपने आज किया था अभी सॉल्व इस लेक्चर में, इनकमिंग आउटगोइंग इज इक्वल टू स्टोरेज, वैसे ही कुछ क्वेश्चन है। जरा देखेंगे ध्यान से, देखिएगा जरा, एरिया दे रखा है, एरिया की यूज बाद में करेंगे। इनकमिंग कितना है जरा देखिएगा, रिसीव्स अ सरफेस इनफ्लो ऑफ 10 हेक्टेयर मीटर। चलिए भाई, इनकमिंग 10 हेक्टेयर मीटर। अब आप बोलोगे हेक्टेयर क्या होता है? अरे हेक्टेयर एरिया की यूनिट होती है भाई। 1 हेक्टेयर बराबर 10⁴ मीटर स्क्वायर। ये इरिगेशन में पढ़ोगे आराम से, और इसके लिए इरिगेशन पढ़ना भी जरूरी नहीं, इतना तो पता होना चाहिए भाई। हेक्टेयर, बीइंग अ इंजीनियर, हेक्टेयर, एकड़, मीटर स्क्वायर, स्क्वायर फीट, इन सब में रिलेशन पता होना चाहिए, सिविल इंजीनियर हैं हम लोग। तो 1 हेक्टेयर में 10⁴ मीटर स्क्वायर होता है, तो ये हेक्टेयर इंटू मीटर दे रखा है, मतलब इट इज 10 इंटू 10⁴ मीटर क्यूब। हेक्टेयर को 10⁴ मीटर स्क्वायर लिख लिया और 1 मीटर पहले से था तो 10⁴ मीटर क्यूब बन गया, तो 10⁵ मीटर क्यूब का तो इनकमिंग है। एंड 20 हेक्टेयर मीटर आर एक्सट्रैक्टेड मतलब निकाल लिया। कितना निकाला? 20 हेक्टेयर मीटर। आउटगोइंग कितना है? 20 हेक्टेयर मीटर, that is 20 into 10⁴ meter cube. The pan evaporation and the rainfall recorded during the same period at a nearby meteorological station are 12 centimeter and 3 centimeter respectively. रेनफॉल कितनी रिकॉर्ड करी है? पैन इवेपोरेशन एंड रेनफॉल ड्यूरिंग द पीरियड आर 12 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। रेनफॉल है 3 सेंटीमीटर की और इवेपोरेशन, अब गलती कहां पे करोगे मैं बता रहा हूं। आप देखोगे कि अरे इवेपोरेशन तो सीधा दे दिया 12 सेंटीमीटर, नहीं, ये कौन सा इवेपोरेशन दिया है? पैन इवेपोरेशन। नदी के किनारे वो जो बर्तन रखते थे उसका इवेपोरेशन है 12, और इस इवेपोरेशन में जब ये कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करोगे सीपी तो एक्चुअल इवेपोरेशन आएगा। बोलो हाँ या ना। यहां पे बोल रहा है द पैन इवेपोरेशन इज 12 सेंटीमीटर, इट इज नॉट द एक्चुअल इवेपोरेशन। एक्चुअल इवेपोरेशन तो उस नदी में हो रहा होगा, उस रिजर्वायर में हो रहा होगा, लेकिन उस नदी या रिजर्वायर के बगल में जो पैन रखा था मैंने, उस पैन में इवेपोरेशन हुआ है 12 सेंटीमीटर का, और पैन फैक्टर मतलब पैन कोएफिशिएंट है 0.7 का, तो उस नदी या रिजर्वायर में इवेपोरेशन कितना हुआ होगा? सीपी इंटू ईपी बताया था कि नहीं भाई? 12 7 84, दैट इज 8.4 सेंटीमीटर का, 8.4 सेंटीमीटर का इवेपोरेशन है। आपसे पूछ रहा है सीपेज लॉस बताइए कितना होगा। You have been asked to calculate the seepage loss in hectare meter. हेक्टेयर मीटर में सीपेज लॉस कैलकुलेट करना है। चलिए जरा देखते हैं, टोटल इनकमिंग की बात कर लेते हैं। टोटल इनकमिंग जब हेक्टेयर मीटर में ही पूछ रहा है तो इसको कन्वर्ट क्यों करे भाई? जब हेक्टेयर मीटर में ही पूछ रहा है तो इनकमिंग को यही चलने दूं ना मैं, क्यों चेंज करूं? क्योंकि क्वेश्चन में देखिए ना, फाइनली वो पूछ रहा है द सीपेज लॉस इन द रिजर्वायर ड्यूरिंग दिस पीरियड इन हेक्टेयर मीटर, तो मैं नहीं चेंज करता ना, फिर ऐसे ही चलने दो। तो इनकमिंग है 10 हेक्टेयर मीटर की, और रेनफॉल भी तो इनकमिंग बनेगा। अरे रेनफॉल भी तो इनकमिंग बनेगा कि नहीं बनेगा? ये बारिश का पानी भी तो उस रिजर्वायर में आएगा, तो रिजर्वायर के अंदर में इनकमिंग सोर्स बना ना रेनफॉल, तो रेनफॉल भी इनकमिंग में आ जाएगा। कितना? 3 सेंटीमीटर का।
तो टोटल इनकमिंग में पहला तो हुआ भैया 10 हेक्टेयर मीटर प्लस रेनफॉल 3 सेंटीमीटर की। इन दोनों को ऐड कर सकते हो क्या? 10 हेक्टेयर मीटर प्लस 3 सेंटीमीटर ऐड किया जा सकता है क्या? कईयों के दिमाग में आ गया होगा 13। अरे कैसे करोगे भाई? 1 किलो प्लस 1 किलोमीटर कितना होता है? अगर कोई आपसे पूछे 1 किलो प्लस 1 किलोमीटर कितना होता है, कर सकते हो क्या? किलोग्राम को किलोमीटर में ऐड कर सकते हो क्या? अलग अलग यूनिट्स का सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हो सकता है या डिवीजन हो सकता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम यूनिट का होता है। किलोग्राम में कितने भी मैथ्स में विद्वान हो जाओ, किलोग्राम को किलोमीटर के साथ ऐड नहीं किया जा सकता कभी भी, ना ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो यहां पर 10 हेक्टेयर मीटर है और यहां पर 3 सेंटीमीटर है, आपको यूनिट सेम करनी पड़ेगी। ये 3 सेंटीमीटर का पानी कितने एरिया में गिर रहा है? 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में गिर रहा है। गिर रहा कि नहीं गिर रहा? द प्लान एरिया ऑफ द रिजर्वायर इज 1 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये जो 3 सेंटीमीटर की बारिश हुई है, ये कितने एरिया में हुई है? 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में हुई है। तो इस रेनफॉल को मैं ऐसा लिख दूं तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिसीव फ्रॉम द रेनफॉल आ जाएगा कि नहीं? अभी भी आप बोलोगे यूनिट्स कहां सेम है, तो नहीं है ना यूनिट सेम, इसको अभी चेंज करना पड़ेगा हमको। और 10 हेक्टेयर मीटर प्लस 3 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो भाई, 0.03 मीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो, 10⁶ मीटर स्क्वायर। सिर्फ यूनिट्स का खेल है। 10 हेक्टेयर मीटर प्लस, जरा देखिएगा भाई, 0.03 इंटू 10 स्क्वायर इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर, ऐसा लिख दूं। सिंपल मैथ्स, कोई सिविल इंजीनियरिंग का कंसेप्ट नहीं, सिंपल यूनिट कन्वर्जन कर रहा हूं। 10 हेक्टेयर मीटर प्लस 0.03 इंटू 10 स्क्वायर, 3 इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर। ये 3 किस में आया? मीटर में, और 10⁴ मीटर स्क्वायर में। तो देखो भाई, 10 हेक्टेयर मीटर प्लस 3 मीटर इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर, 10⁴ मीटर स्क्वायर मतलब हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर बराबर 10⁴ मीटर स्क्वायर, तो 10⁴ मीटर स्क्वायर मतलब हेक्टेयर। तो ये बन गया कितना? 3 हेक्टेयर मीटर। तो ये बन गया आपके पास 13 हेक्टेयर मीटर। दिस इज द इनकमिंग। ये क्या हुई? आपकी इनकमिंग हुई। क्लियर? दिस इज योर इनकमिंग। आउटगोइंग देखो भाई, आउटगोइंग क्या क्या है? आउटगोइंग 20 हेक्टेयर मीटर, इवेपोरेशन एंड सीपेज, these 3 will be the outgoing। भाई एक तो आउटगोइंग सीधा सीधा जो पानी जा रहा है वो तो आउटगोइंग है ही है। इवेपोरेशन वाला पानी भी तो उस रिजर्वायर से बाहर जाएगा, आउटगोइंग है। सीपेज वाला पानी भी तो उस रिजर्वायर से बाहर जाएगा, आउटगोइंग है। तो टोटल आउटगोइंग विल बी आउटगोइंग, इवेपोरेशन एंड सीपेज। तो टोटल आउटगोइंग देखिए, टोटल आउटगोइंग 20 हेक्टेयर मीटर की तो सीधी सीधी आउटगोइंग थी, प्लस इवेपोरेशन 8.4 सेंटीमीटर, 8.4 सेंटीमीटर प्लस सीपेज जो हमको कैलकुलेट करना है। तो 20 हेक्टेयर मीटर प्लस 8.4 सेंटीमीटर को चालू कर दें, जैसे बारिश को कन्वर्ट किया था वैसे ये इवेपोरेशन कितने एरिया में हो रहा है? 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में। तो 8.4 इंटू 10⁶ मीटर स्क्वायर, 1 किलोमीटर स्क्वायर ना, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर मतलब 10⁶ मीटर स्क्वायर प्लस सीपेज, एस लिख देता हूं इसको। तो ये बना 20 हेक्टेयर मीटर प्लस 8.4 सेंटीमीटर मतलब 0.084 मीटर इंटू 10 स्क्वायर इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर प्लस सीपेज। तो 20 हेक्टेयर मीटर प्लस 0.084 इंटू ये बन जाएगा 8.4 और 10⁴ मीटर स्क्वायर मतलब हेक्टेयर। तो 8.4 हेक्टेयर मीटर प्लस सीपेज, तो ये बन गया
28.4 हेक्टेयर मीटर प्लस सीपेज। दिस इज द टोटल आउटगोइंग। ये आ गई आपके पास टोटल आउटगोइंग की वैल्यू। इनकमिंग आ गया, आउटगोइंग आ गया, दोनों को माइनस कर लोगे तो चेंज इन स्टोरेज आ जाएगा। इनकमिंग कितना आया भाई आपके पास 13 हेक्टेयर मीटर, आउटगोइंग कितना आया आपके पास 28.4 प्लस एस, बस कर दीजिए 13.4 था ना इनकमिंग, 13 सॉरी, थर्टीन इज द इनकमिंग माइनस 28.4 प्लस एस इज द आउटगोइंग इज इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज। कितना स्टोरेज चेंज हुआ था भाई? द वाटर लेवल इन द रिजर्वायर इज ऑब्जर्व टू डिक्लाइन बाय 20। पानी 20 सेंटीमीटर नीचे आया है। इज -20 सेंटीमीटर। कितने एरिया में से नीचे आया था? 10⁶ मीटर स्क्वायर। अरे 20 सेंटीमीटर नीचे आया कितने एरिया में? 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में, तो वॉल्यूम ना आ जाएगा यहां से। तो इट इज 13 माइनस 28.4 माइनस एस, इसको कर दो भाई, ये बन जाएगा -0.2 मीटर में इंटू 10 स्क्वायर इंटू 10⁴ मीटर स्क्वायर में। तो 13 माइनस 28.4 माइनस एस इज इक्वल टू, ये बन जाएगा -20 हेक्टेयर मीटर, मतलब -20, 0.2 इंटू 10 स्क्वायर 20 और 10⁴ मतलब हेक्टेयर, तो 10⁴ मीटर स्क्वायर मतलब हेक्टेयर बन गया, 10⁴ मीटर स्क्वायर हेक्टेयर बन गया, और ये 0.2 इंटू 10⁻² मीटर बन गया, तो -20 हो गया। बस भाई खत्म, एस की वैल्यू आ गई 13 माइनस 28.4 प्लस 20। इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट योर आंसर। 13 माइनस 28.4 प्लस 20, इट इज 4.6 हेक्टेयर मीटर। दिस इज योर आंसर। देख लीजिए एक बार ऑप्शंस। 4.6, डी इज योर करेक्ट आंसर। सिंपल वही क्वेश्चन था जो क्वेश्चन नंबर 1 था, बस यहां पर हेक्टेयर मीटर में उलझा दिया आपको, और यहां पर इवेपोरेशन देके सीपेज पूछ लिया, वहां पर सीपेज देके इवेपोरेशन पूछा था, और इवेपोरेशन भी डायरेक्टली नहीं दिया इन्होंने पैन इवेपोरेशन दिया, और अगर आप डायरेक्टली 12 सेंटीमीटर लिख देते तो क्वेश्चन गलत हो जाता आपका। ये इवेपोरेशन तो पैन से नापा गया था, वो बर्तन जो अपन रखते थे कैनाल के किनारे इवेपोरेशन नापने के लिए, उससे जो इवेपोरेशन मिलता था उसको हम ईपी कहते थे, उस ईपी को सीपी से मल्टीप्लाई करते थे तो ईडब्ल्यू मिलता था। तो वही तो है, ये सीपी है, ये ईपी है, तो इससे आपको इस रिजर्वायर में होने वाला इवेपोरेशन मिल जाएगा। तो द फाइनल आंसर विल बी 4.6 हेक्टेयर मीटर। तो ये क्वेश्चंस आई होप आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ये सारे क्वेश्चंस जो अभी तक गेट में पूछे गए थे, जहां तक की बातें हमने पढ़ी हैं, जितना टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, उन टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हमने यहां पर डिटेल में डिस्कस किए हैं। हर एक क्वेश्चन को समझने के दौरान उसका कंसेप्ट भी देखा था। सारा कंटेंट आपको मिलेगा, प्लस कंटेंट के बाद जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के दौरान भी आपके कंसेप्ट का रिवाइज करवाया जाएगा। 2 बार कोई चीज होगी तो वो परमानेंटली आपके दिमाग में बैठ जाएगी। अगले लेक्चर में मिलेंगे इवेपोरेशन के बाद के नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट विल बी इनफिल्ट्रेशन। थैंक यू।